हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लूसेंट का सामान्य ज्ञान इन द सेंस इस पूरे बुक्स में हम लोग हिस्ट्री का स्टार्टिंग से यानी कि शुरू से लेकर अंत करेंगे और एक एक टॉपिक्स को हम लोग तोड़ते हुए लगभग एक एक टॉपिक पर हम लोग 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं वह आपका चाहे कोई भी एग्जाम्स हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका रेलवे का हुआ, एसएससी का हुआ, बैंकिंग का हुआ, यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी एग्जाम आपका हुआ, इसमें आपके ये सभी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इसीलिए हम लोग इसको एक एक टॉपिक्स को तोड़कर लगभग 100 क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका पहला लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये आपका सेकंड लेक्चर है। आपका यहां पर देख सकते हैं, इसीलिए आपका थंबनेल में भी यहां पर सेकंड देखने को मिल रहा होगा। इसके पहले वाले में हमने क्या किया था कि हिस्ट्री को स्टार्टिंग से बताया था। तो देखिए हिस्ट्री का स्टार्टिंग आपको कहां से माना जाता है, सबसे पहले उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका हिस्ट्री जो है वो कहां से स्टार्ट होता है, तो हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहां से? आपका हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट होता है और क्वेश्चंस आपका यहीं से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन भी पूछना आपका यहीं से स्टार्ट होता है। तो हड़प्पा सभ्यता से आपका क्या होता है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो हड़प्पा सभ्यता से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये भारत है, आपका भारत है। ठीक है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसके बारे में कल हमने देखा था, क्वेश्चन में भी आपका आया था कि सिंधु नदी ऊपर यहां बहती है। ठीक है, और सिंधु नदी के आसपास ही ये सभ्यता आपका डेवलप हुआ था, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं या फिर जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। इसका टाइम पीरियड भी कल हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि टाइम पीरियड इसका आपको देखने को मिलता है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड है वो आपका मैच्योर फेज का, वो है आपका 2500 से। ठीक है, 2500 ईस्वी से लेके आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपका माना जाता है कहां से कब तक, 1750 ईस्वी तक। ठीक है, 1750 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो कल हमने पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा कंप्लीट लेक्चर हमने ले लिया है, उसका हमने एमसीक्यू क्वेश्चन चालू कर लिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको क्या था, वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति अगर कार्यकाल का बात किया जाए तो कार्यकाल आप देख सकते हैं 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हम लोग इसको क्या मानते हैं, वैदिक संस्कृत मानते हैं। और इसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कैसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक बोलते हैं। ठीक है, ऋग वैदिक बोलते हैं। और ऋग वैदिक का जो आपका काल होता है, कार्यकाल होता है, ये आपका माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका माना जाता है इसको 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि इस वैदिक काल में आपका, वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में आपका लोहे का खोज नहीं हुआ था, लोहे का खोज अभी तक आपका नहीं हुआ था वैदिक काल तक। ठीक है, इसके बाद आपका जो माना जाता है उसको क्या माना जाता है, लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक माना जाता है। क्या माना जाता है, उत्तर वैदिक काल माना जाता है, उत्तर वैदिक काल। और इसका टाइम पीरियड आपको याद करना है क्योंकि टाइम पीरियड कई बार आपका पूछा जाता है। तो उत्तर वैदिक जो आपका आ जाता है ये आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका कहां से कब तक होता है, 600 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है, 600 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका याद करना है। ठीक है, लोहे का खोज आपका इसी उत्तर वैदिक काल में आपका होता है, यहीं से आपका हल वगैरह बनाया जाता है और प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, यहीं से आपके छोटे छोटे राज्य जो होते हैं वो उभर कर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भी क्वेश्चंस इससे भी रिलेटेड आएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको पूछा है पूर्व वैदिक, या फिर इसी को हम लोग पूर्व वैदिक भी बोलते हैं या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक संस्कृत बोलते हैं। तो इसका काल कब से कब तक माना जाता है, तो पहला ही क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ऑलरेडी हमने बता दिया कि पूर्व वैदिक कब से कब तक होता है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपको 1000 ईसा पूर्व तक आपका पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृत बोला जाएगा। ये आपको याद रखना है, जीवन भर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का आपका माना जा रहा है कि मीन समय कब से कब तक है, तो इसके बारे में भी हमने बताया कि कब से कब तक माना जाता है। तो 1000 से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक हम लोग क्या मानते हैं, उत्तर वैदिक मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, उत्तर वैदिक मानते हैं। और इसी में ही आपका बचे हुए तीनों ये वेद जो थे वो लिखे गए थे। ठीक है, कौन कौन से वेद थे आपके, देखिए
इधर तो आपका ये हो गया, इसमें आपका ऋग्वेद लिखा गया था। क्या लिखा गया था? ऋग्वेद लिखा गया था। इसमें आपका ऋग्वेद लिखा गया था, यही आपका, इसी को ऋग्वैदिक काल इसीलिए बोला जाता है। इसके बाद जो आपके बचे हुए 3 वेद हैं, ठीक है, कौन कौन से? यजुर्वेद, यजुर्वेद ये आपको याद रखना है। यजुर्वेद इसमें आपके लिखे गए थे। उसके बाद आपका आता है अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, अथर्ववेद। इसके बाद आता है आपको कौन सा? सामवेद। इसके बारे में भी अभी हम लोग डीप में समझेंगे। सामवेद, सामवेद, ठीक है। तो ये तीनों ही वेद आपके इसी में लिखे गए थे, उत्तर वैदिक में, यानी कि लेटर वैदिक में आपके लिखे गए थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस आपका पीडीएफ वाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम लोग पहले क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने देख लिया। अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर देख सकते हैं, कह रहा आपका कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि आर्य जो शब्द है आपका, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? तो आर्य का मतलब ये होता है आपका वीर या फिर योद्धा। क्या होता है? वीर या फिर योद्धा, ये आपको याद रखना है। आर्य का आपका मीनिंग होता है वीर या फिर योद्धा। अभी इसके बारे में डीप में हम लोग समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछ रहा है कि चौथा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछ रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कि मींस आर्य जो थे इनके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें से आपका सही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? आपका डी। डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्यों राइट आंसर हो जाता है? क्योंकि ये आपको कह रहा है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ठीक है। तो ये आपके नगरों में निवास नहीं करते थे, तो इसीलिए आपको क्या हो जाता है? डी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? डी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर देख सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना कि आर्य, देखिए आर्य थे कौन? आर्य माना जाता है कि जो कहां से आए थे? जो आपके इधर से आए थे, ठीक है, इधर से जो आए थे मध्य एशिया से, उन्हीं को क्या बोला जाता था? आर्य बोला जाता था। उन्हीं को बोला जाता था आर्य, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको पूछ रहा है कि शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए आर्य का मतलब आपका वीर या योद्धा नहीं था, ये आपको क्या थे? श्रेष्ठ या कुलीन थे, ठीक है। इनको क्या माना जाता था? श्रेष्ठ या कुलीन इनको माना जाता था। तो ये आपको याद रखना है, श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। वीर या योद्धा कौन होते थे? कि देखिए सोसाइटी उतने समय आपका डिवाइडेड था, ठीक है। सोसाइटी डिवाइडेड था, तो ये भी आपको समझ लेना है, ठीक है। देखिए सोसाइटी आपका डिवाइडेड था। सोसाइटी डिवाइडेड कैसे था? कि मींस देखिए ब्राह्मण, ब्राह्मण सबसे ऊपर क्या होता था? ब्राह्मण। इससे नीचे आता था आपको कौन सा? क्षत्रिय। इसके नीचे आता था आपका वैश्य, और इससे नीचे आता था शूद्र, ठीक है। तो इसमें ये माना जाता था, इसमें ये माना जाता था कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण यही वेदों का ज्ञान रखते थे, ठीक है। ब्राह्मण ही क्या करते थे? वेद वगैरह पढ़ सकते थे। कौन? ब्राह्मण पढ़ते थे, और यही यज्ञ वगैरह कराते थे। और जो क्षत्रिय होते थे ये योद्धा होते थे, युद्ध वगैरह लड़ते थे और लोगों की सेवा करते थे और राजा बनते थे। और वैश्य जो होता था वो व्यापारी होता था और किसान होता था। और शूद्र जो होता था इसको माना जाता था कि ये इन तीनों का सेवा करेंगे, ठीक है। तो आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा कि पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा है कि आर्य, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको याद रखना है कि क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये आपका पहला तो पूछा कि संस्कृत बोलने वाले थे, तो वो तो संस्कृत जानते ही थे, पहला तो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो पहला आपका करेक्ट है, लेकिन पूछा कौन सा सही नहीं है, तो पहला तो आपका करेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं, दूसरा भी आपका करेक्ट है। पूछ रहा वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। चौथा कह रहा कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उतने समय पहले आपका नगरों में निवास ये लोग नहीं करते थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछ रहा है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल मतलब वही हो गया कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व तक को, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? वैदिक काल बोलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनमें से किसको नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान इन लोगों को नहीं था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है उत्तर वैदिक काल। यहां पर आपको टाइम पीरियड याद रखना है। उत्तर वैदिक काल मतलब कब से कब हो गया? 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल के
वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, कि मींस जो वेद का विरोध करते थे या फिर जो लोग क्या करते थे कि ब्राह्मण विरोधी हुआ करते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रमण। इनको हम लोग क्या बोलते थे? श्रमण बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछ रहा है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, कि वैदिक गणित का आपका महत्वपूर्ण अंग इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, कि शून्य सूत्र जो होता है ये क्या होता है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, पूछ रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, इसके बाद आपको समझते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका पूछ रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी वेदों के नाम आपने सुना होगा, इसमें से ऐसा कोई भी वेद नहीं होगा जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो देखिए चारों वेदों का नाम आपका दिया गया है। ठीक है, चारों वेदों का नाम आपका दिया गया है। तो इसमें से आपका ये पूछ रहा है कि प्राचीन वैदिक युग, तो सबसे प्राचीन आपको याद होगा कौन सा था? ऋग्वैदिक। अभी हमने बताया भी सबसे प्राचीन आपको कौन था? ऋग्वैदिक हुआ करता था। ऋग्वेद कब से कब माना जाता है? ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका माना जाता है 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो यही सबसे प्राचीन हो जाता है। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आपका सबसे प्राचीन हो जाता है। इसके बाद बचे हुए जो 3 थे वो कब लिखे गए थे? तो वो आपका उत्तर वैदिक में लिखे गए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले आपका वेद, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इसका कालक्रम था। इस प्रकार से ये लोग क्या किए गए थे? लिखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है ये तो सबको पता होगा। ठीक है, कि वेदों की संख्या कितनी हमारी? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यही ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यही चारों हैं। और क्वेश्चन देख सकते हैं एसएससी में आपका पूछा गया है, ऊपर वाला भी एसएससी में पूछा गया, सभी क्वेश्चन इधर के आपके पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछ रहा है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? ठीक है, इसमें से त्रयी, त्रयी मतलब 3 वेद मिलकर क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? त्रयी बोला जाता है, या फिर वेद त्रयी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूछ रहा है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, कि मींस देखिए बार बार आपने सुना होगा कि भारत के राज्य चिन्ह आपको क्या है? कि मींस सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। तो वही पूछ रहा है कि किस उपनिषद से आपका लिया गया है? किस उपनिषद से आपका लिया गया है? इसका क्वेश्चन काफी लोगों को पता होगा। ठीक है, कि मींस इस किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से आपका लिया गया है, ये आपको पता होगा। मुंडक उपनिषद, ये आपको याद रखना है। ये कई बार पूछा जाता है, आपका यूपीएससी में भी आपका ये पूछा गया है, देख सकते हैं, और ये आपका पीसीएस में भी पूछा गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी मुंबई में भी पूछा गया, ये उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है। कई बार यह क्वेश्चन देखने को मिला। सत्यमेव जयते जो है आपका, ये किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय आपका क्या था? तो इसमें आपका पशुपालन, ये लोग सबसे ज्यादा क्या करते थे? पशुपालन किया करते थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूछ रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का किसमें वर्णन है? ये सबको पता होगा। संगीत का वर्णन किसमें आपका? तो आपका सामवेद में देखने को मिलता है। किसमें? सामवेद में। सामवेद आपका फेमस ये किस लिए? आपका संगीत के लिए। अभी चारों के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी आपका आगे रिपीट करेगा। रिपीट मतलब कि इसके बारे में आपका पूछेगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछ रहा है प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता आपके कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, मनु। प्रथम विधि निर्माता आपके कौन से हैं? मनु है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 अब आपको दिख रहा होगा कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। ठीक है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ इसमें से किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता।
श्रीमद् भगवत गीता। ये सबको पता होगा कि कृष्ण का वर्णन आपका श्रीमद् भगवत गीता में ही आपका किया गया है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछ रहा है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। संपत्ति का प्रमुख रूप इसमें आपका क्या है, तो ये आपका गोधन है। गोधन, गोधन को सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो पहली बार किसमें मिलता है, आपका 10वें मंडल में आपका देखने को मिलता है। ऋग्वेद में क्या देखने को मिलता है, आपका शूद्र का। शूद्र क्या था, अभी हमने बताया, वर्ड सिस्टम बताया है। 4 वर्ड सिस्टम थे, कौन कौन से, ब्राह्मण, सबसे ऊपर वाला ब्राह्मण, उससे नीचे आता था आपका क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, फिर शूद्र। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला होता था शूद्र। इसका काम क्या होता था कि इन तीनों का सेवा करना। तो वही पूछ रहा है कि शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है 10वें मंडल में। और ये मंडल आपका कुछ मंडल को याद रखना होता है और कुछ उपनिषद को भी याद रखना होता है। जैसे सत्यमेव जयते हो गया आपका, तो मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर आप देख पाएंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा हो कि पुराणों की संख्या कितनी है। अब ये आपका पूछ रहा है कि पुराणों की संख्या आपकी कितनी है। ठीक है, पुराणों की संख्या आपकी कितनी है। तो पुराणों की संख्या आपकी कितनी है, काफी लोगों को पता होगा कि मिस 18 पुराण है। कितने पुराण है आपके, 18 पुराण है। ठीक है, कितने पुराण है, 18 पुराण, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको पूछ रहा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का आपका पूछ रहा है कि जो लक्षण है आपका किसका उपासना था। ठीक है, तो ये आपका प्रकृति का, किसका है, प्रकृति का। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है वो प्रकृति का उपासना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पुरंदर इसमें आपका इंद्र के लिए उपयोग हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शूल्व सूत्र में आपका किसके विषय में आपका देखने को मिलता है, तो आपका ज्यामिति देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय आपने कई बार सुना होगा, तो ये आपको पूछ रहा है कि कहां से लिया गया, तो ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ठीक है, तो ये कहां पर बसे हुए थे, तो ये आपको याद रखना है कि पंजाब में। पंजाब आपको पता है, पंजाब का लोकेशन इधर आपका ये क्या है, पंजाब, बॉर्डर से सटे हुए पाकिस्तान से। ठीक है, तो यहीं पर आर्य भारत से जो लोग आए थे यहीं पर बसे हुए थे। तो ये आपको पूछा गया कि आर्य भारत में बाहर से जो लोग आए थे वो सबसे पहले कहां पर बसे थे, तो पंजाब में आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, और इसमें आपको वही मिलाने के लिए ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें आपको मिलाना है। चारों वेदों के बारे में आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, चारों वेदों के बारे में इसमें भी देखने को मिलेगा। चारों वेदों पर मिलाने के लिए आपका काफी क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी आप इसको मिलाइए। तो यहाँ पर आपका एक साइड वेद दिया गया है, देख सकते हैं, एक साइड आपका वेद दिया गया है सूची में, और एक साइड आपको कह रहा है कि यज्ञकर्ता, यज्ञकर्ता यानी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलाना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, पहला आपको कह रहा है कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में देख सकते हैं होता होत्री यही देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में आपका अध्वर्यु देखने को मिलता है। ठीक है, सामवेद, सामवेद उद्गाता, उद्गाता, और अथर्ववेद में आपका ब्रह्मा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, अपौरुषेय क्यों बोला जाता है वेदों को। ठीक है, तो इसमें आप रीड कर सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं, पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो वेदों की रचना आपको किसके द्वारा की गई है, देवताओं के द्वारा किया गया है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अपौरुषेय बोला जाता है, अपौरुषेय बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 यहां पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। उलूकनद इसके प्रतिपादक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका मीमांसा के बारे में पूछा गया, मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैमिनी। ये याद होगा काफी लोगों को, क्योंकि ये कई एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा। ये आपका मीमांसा जो बोलेंगे इसको हम लोग क्या मानते हैं, पूर्व मीमांसा मानते हैं। और वेदांत ये आपको याद रखना है, ये आपका मीमांसा, मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा,
और वेदांत, वेदांत को क्या बोलेंगे, उत्तर मीमांसा। जैसे हमने देखा कि पूर्व ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, वैसे इसमें भी आपका, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये किसके दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि वादरायण, वादरायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, वादरायण। और वही पूछेगा कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक तो जैमिनी, इसमें आपको क्लियर रहना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम को पूर्णतः कौन सा समर्पित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नववां मंडल। नववां मंडल पूर्णतः किससे संबंधित है आपका, तो ये आपका सोम से पूर्णतः आपका समर्पित है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, अब आपको दिखेगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है आपका कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध जिसको क्या बोला जाता है आपका कि 10 राज युद्ध भी बोला जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया है। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन घुमाया गया, आपको पूछ रहा है कि किस नदी के तट पर ये आपका लड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर कौन जो हो जाएगा आपका, परुसुड़ी। ये किस उतने समय इसको क्या बोला जाता था, परुसुड़ी थी। और ये यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी का क्वेश्चन, आपका बीपीएससी में क्वेश्चन आपका पुटअप हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, तो भू राजस्व की दर आपको अगर याद होगा तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि आपको याद होगा अगर, तो देख सकते हैं कि 1/6। और किस इंस्क्रिप्शन पर देखने को मिलता है, तो लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा और कई इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाता है। 1/6 था धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर देखने को मिलता था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो ये आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी में आपको क्या कर दिया गया था, रिजिड कर दिया गया था। रिजिड मतलब जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण ही करेगा, कोई और धर्म का नहीं कर सकता। क्षत्रिय का काम क्षत्रिय ही करेगा, कोई नहीं कर सकता। वैश्य जो है, वैश्य का काम वैश्य ही करना है। जो आपका शूद्र आता है वो सेवा ही करना है उसको, चाहे वो कितना भी महान हो। तो ये आपका ब्राह्मण युग से इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पूछ रहा है कि किस काल में, ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। अछूत की जो आपकी अवधारणा थी वो किस काल में आपका स्पष्ट रूप से देखने को मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्मशास्त्र के काल में। कब देखने को मिला था ये आपका, धर्मशास्त्र के काल में। और बीपीएससी में यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, ठीक है, किस लिए महत्व है इनका, तो देख सकते हैं वो पहला आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं यानी कि कौन कौन से, इंद्र, वरुण, मित्र, नास्य और इनका उल्लेख यहाँ पर इसमें मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या बोला जाता है, एशिया माइनर स्थित बाजकोई का महत्व इसीलिए आपका माना जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र मतलब देवी सावित्री को संबोधित जो किया जाता है, यह पुस्तक में मिलता है, ठीक है। कि किस पुस्तक में आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद में, सबसे पुराना जो आपका वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, ठीक है। न्याय दर्शन जो है इसका प्रचारित जो है वो कौन किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम ने। कौन किए थे, गौतम ने। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपको पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, ठीक है। तो निष्क से कौन जाने जाते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को क्या बोला जाता था, निष्क बोला जाता था। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी टर्मिनोलॉजी आपका पूछा जाता है, टर्मिनोलॉजी ज्यादातर आपका मेडिवल का पूछा जाता है, लेकिन ये आपका एंशिएंट का भी आपका कभी कभी देखने को मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपको पूछ रहा है कि योग दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। योग दर्शन से रिलेटेड आपको पूछ रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन आपको कहां, पतंजलि, ठीक है। इसको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पतंजलि, ये आपको याद रखना है, पतंजलि। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपको पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है, इसमें आपका दिया गया कि 2 सूची दिया गया है, इसमें आपका मिलान करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला आपको कह रहा है कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में आपको क्या देखने को मिलता है, तो इसमें आपका प्रार्थनाएं देखने को मिलता है, स्रोत देखने का मिलता है किसका, प्रार्थनाएं का, ठीक है।
और दूसरा आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या देखने को मिलता है, तो कर्मकांड देखने को मिलता है। यजुर्वेद में क्या देखने को मिलता है, कर्मकांड। तीसरा आता है आपका सामवेद। सामवेद में संगीत देखने को मिलता है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो संगीत से भी आप मिला सकते हैं कि सामवेद में आपको क्या देखने को मिलता है, संगीत देखने को मिलता है। नेक्स्ट बचा हुआ अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपका तंत्र मंत्र वशीकरण ये सभी आपको देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो ये आपको याद होगा कि सिंधु नदी। सिंधु नदी इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में बोला जाता था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपको पूछ रहा है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ठीक है, अश्वपति शासक थे। अश्वपति किसके शासक थे, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं कैकेय के। कहाँ के, कैकेय के। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपको पूछ रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। नचिकेत और यम का संवाद आपका किस में प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं सी। ठीक है, इसका कठोपनिषद में। कठोपनिषद में आपका नचिकेत और आपका यम का संवाद देखने को मिलता है कठोपनिषद में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा वैदिक नदी कुबा यानी कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए अफगानिस्तान में। ठीक है, अभी आपका कहां पर, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि आपका क्लियर दिखे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 आप देख सकते हैं कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ठीक है, कि कपिल मुनि जो थे, ठीक है, उनके द्वारा आपका कह रहा है कि प्रतिपादित जो आपका दार्शनिक प्रणाली क्या है, तो इनके द्वारा जो इनका क्या है, सांख्य दर्शन। क्या है, सांख्य दर्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है आपका भारत के किस स्थल की खुदाई में, ठीक है, लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा में आपका जो है सबसे पहले यहाँ पर लौह धातु का देखने को मिलता है। और लौह धातु हमने बताया कि कब से स्टार्ट होता है, तो आपका उत्तर वैदिक में देखने को मिलता है। तो कहीं भी अगर आपका क्वेश्चन पूछता है आपका ऋग्वैदिक, तो ऋग्वैदिक नहीं, ये आपको क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, तो आपका किस पर आधारित है यहाँ पर देख सकते हैं, आपका पूछ रहा है तो सामदेव। ठीक है, किसका, सामवेद का। सामवेद का आपका ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 49। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, प्रस्थान त्रयी में आपका शामिल नहीं है, इसमें से कौन आपका पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत। भागवत आपका प्रस्थान त्रयी में आपका शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपको पूछ रहा है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो अभी इसके पहले भी हमने पढ़ा मीमांसा से, मीमांसा को ही क्या बोला जाता था, पूर्व मीमांसा बोला जाता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा आपका कि इसको आपको मिलान करना है। पहला पूछ रहा है कि अथर्ववेद, तो अथर्ववेद आपका हो जाता है औषधियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद, ऋग्वेद आपका ईश्वर महिमा भी हमने देखा है। नेक्स्ट आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद आपका किससे रिलेटेड है, आपका बलिदान से, बलिदान विधि से। सामवेद हमने देखा संगीत, तो सामवेद संगीत आपका इसी में आता है। और अगर आप देखेंगे तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 यहां पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 रीड कीजिए। यहां पर देख सकते हैं चरक संहिता, ये तो याद होगा सबको। चरक संहिता जो आपका पुस्तक है उसमें किस विषय पर चर्चा किया गया है, तो चरक संहिता नाम से ही पता है, चिकित्सा के बारे में आपका इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 यहां पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको क्लियर कट दिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, ये सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यही सभी क्वेश्चंस आपके रिपीट किए जाते हैं जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो अभी 52 हमने देखा चरक संहिता, ये भी आपका यहाँ पर देख सकते हैं एमपी के पीएससी यानी कि आपका पीसीएस लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पीसीएस लेवल में पूछा गया है।
और अभी जो हम लोग 53 देखने जा रहे हैं, ये भी आपका देख सकते हैं आरएस यानी कि राजस्थान के आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये भी आपका पीसीएस लेवल का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 53 यहाँ पर रीड कीजिए। आप पूछ रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता आपका किसमें चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें, आपका यजुर्वेद में। ठीक है, किसमें, आपका यजुर्वेद में। तो ये भी आपको याद रखना है, यजुर्वेद में। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपको पूछ रहा है वैदिक युगीन सभा। ठीक है, वैदिक युगीन सभा आपका पूछ रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी। यहाँ पर देख सकते हैं मंत्री परिषद सी। ठीक है, जो आपका युगीन सभा, सभा का मतलब ये होता है आपका मंत्री परिषद, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, यानी कि मंत्री परिषद। आरएस में पूछा गया, आरटीएस में भी पूछा गया, ये आपका सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रहा है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कौन सी आपकी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, गणतंत्र लोकप्रिय आपका शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 पूछ रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ये तो सबको पता होगा, सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है, तो ऋग्वेद, अभी हमने पढ़ा भी है स्टार्टिंग में ही। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 57 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आपकी आरंभिक विचारधारा आपका इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य। सांख्य जो है आपका वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा मानी जाती है। नेक्स्ट आपका इसी के बारे में पूछ रहा है कि सांख्य योग न्याय जो होता है आपका और वैशेषिक आपका देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब आपको दिख रहा होगा सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत। ठीक है, इन्हीं के बारे में आपको पूछा गया कि ये जो आपके 6 भिन्न भारतीय दर्शन है। ठीक है, ये आपको कह रहा है कि किस आपका स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, तो किसमें आपका हुई है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हैं कि मीन्स आपका पूछ रहा है कि इसमें से किसमें आपका वर्णन देखने को मिलता है, तो ये वैदिक युग में। कहां देखने को मिलता है, वैदिक युग में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ठीक है, तो आर्यों द्वारा आपका व्यवहार में कौन सी नहीं लाई गई थी, तो ये लुहार, क्योंकि हमने देखा था कि लुहार बाद में आया था 1000 ईस्वी पूर्व के बाद आपका लुहार यानी कि लुहारगिरी देखने को मिलता है जो लोहे का काम करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं सीपीओ एसआई में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका मिलान करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, मिलान करने के लिए पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा आपको ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो ऑप्शन देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 60, ये आपका मिलाने के लिए बोला है उपवेद और संबंधित वेद। ठीक है, कि जो ये आपके उपवेद है वो किस वेद से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपका पूछ रहा है आयुर्वेद। ठीक है, तो आयुर्वेद आपका ऋग्वेद से रिलेटेड है, ये तो हमने देखा है। नेक्स्ट आपका आ रहा है धनुर्वेद ये आपका यजुर्वेद से रिलेटेड है। गंधर्ववेद आपका किससे रिलेटेड है, सामवेद से। शिल्पवेद अर्थशास्त्र अथर्ववेद से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी आपका आमने सामने सभी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 61 आपको पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 61 आपको पूछ रहा है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल आपका कहा जाता है। ठीक है, वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल किसको कहा जाता है, तो देख सकते हैं कि मैं दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को क्या बोला जाता है, वंश मंडल या फिर इसी को क्या बोला जाता है, गोत्र मंडल भी बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, दूसरे से लेके 7वें मंडल तक। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का आपका वर्णन किया गया, वर्णन देखने को मिलता है। तो ये अभी हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि किसमें आता है आपका अथर्ववेद में। यूपीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड पीसीएस में भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है आपका कि आर्य शब्द जो है वो किसको आपका इंगित करता है। ठीक है, आर्य शब्द आपका किसको इंगित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट आपका ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, ऋग्वेद में आपके कुल कितने मंडल है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। तो 10 मंडल है टोटल। कितने मंडल है आपको याद रखना है, 10 मंडल है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपको कि आर्य भारत में संभवतः आए,
तो आर्य भारत में कहां से आए थे, ये सबको याद होगा कि कहां से, मध्य एशिया से। अब इसके पहले हमने सॉल्व भी किया है, मध्य एशिया से आपके आए हुए थे आर्य भारत में, ठीक है। आर्य भारत में कहां से आए थे, मध्य एशिया से। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 आपको पूछ रहा है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, ठीक है। गद्य रूप में भी आपका कौन सा वेद इसमें से देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसको जो है आपका गद्य रूप में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख आपका किस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में देखने को मिलता है। कहां पर, अथर्ववेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, सबसे प्राचीनतम संस्था इसमें से कौन सी थी आपकी, तो ये आपके थे विदध, ठीक है। इसको राइट आंसर याद करना है आपको, विदध। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, ठीक है। ब्राह्मण जो आपको ग्रंथ देखने को मिलता है इसमें से पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन कौन है, तो ये आपको शतपथ ब्राह्मण होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है कि गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में कब आई, गोत्र जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो गोत्र जो आपका व्यवस्था है यह सबसे पहले प्रचलन में कब आई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल आपको याद होगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक कोई क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, ठीक है। अब आपका अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के बारे में पूछेगा, ठीक है। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन में आपका देखने को मिलता है। 2 टाइप का विवाह यहाँ पर आपको बता रहे हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। और अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 8 प्रकार बताए गए हैं, उसके बारे में भी अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग अनुलोम और प्रतिलोम को समझते हैं, ये आपका काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अनुलोम और प्रतिलोम आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला आपको पूछ रहा है कि अनुलोम विवाह का अर्थ है, ठीक है। अनुलोम विवाह का आपका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ अगर विवाह करता है, ठीक है। कि कोई उच्च वर्ग का, मान लीजिए आपका ब्राह्मण का है, ठीक है, उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति है, ठीक है, पुरुष है, मेन जो है वो उच्च वर्ग का होगा और जो फीमेल है वो नीचे वर्ग की होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुलोम विवाह बोलेंगे। और वहीं अगर उल्टा हो गया कि जो फीमेल है वो उच्च वर्ग की है और जो मेल है वो निम्न वर्ग का है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिलोम विवाह बोलेंगे। तो पहला अनुलोम का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा कि उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की अगर नारी है तो उसको अनुलोम विवाह बोलेंगे। और प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, जब उच्च वर्ण की नारी रहे और निम्न वर्ण का आपका पुरुष हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिलोम विवाह बोलेंगे। तो ये आपका अनुलोम और प्रतिलोम बार बार देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 आप यहाँ पर देखेंगे, वैदिक युग में यव कहा जाता है, ठीक है। यव किसको कहा जाता था, ये आपको पूछ रहा है कि वैदिक युग में आपको यव शब्द देखने को मिलता है, तो यव शब्द किसको बोला जाता है, तो ये आपको पता होगा, जव, गेहूं की तरह होता है जव, उसी को बोला जाता है यव, ठीक है, यव बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपको पूछ रहा है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। जो व्रीहि शब्द है आपका ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो आपको याद रखना, चावल। यव पूछता है तो जव और व्रीहि पूछता है तो चावल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 75, पूछ रहा है कि अथर्व का अर्थ, ठीक है। अथर्व का अर्थ आपका क्या होता है, तो अथर्व मतलब होता है आपका पवित्र जादू, पवित्र जादू। अथर्व का मतलब क्या होता है आपका, पवित्र जादू, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका मिलान करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं मिलान करने के लिए आपको पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि शिक्षा है, कल्प सूत्र है, ठीक है, इसको एक बार रीड कर सकते हैं आप, शिक्षा, कल्प सूत्र, ठीक है, इसको आपका मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आपका पूछ रहा है शिक्षा, तो शिक्षा आपका क्या है, ध्वनि शास्त्र। दूसरा कल्प सूत्र आपका कर्मकांड। निरुक्त मतलब होता है शब्द नियुक्ति शास्त्र या फिर भाषा शास्त्र। इसको छंद आपका छंद शास्त्र से रिलेटेड है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सही, सभी आपके क्या है, सही सुमेलित किए गए हैं, सही आपके सही सुमेलित करके दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, 77, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 आपको पूछ रहा है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ये तो सबको याद होगा, अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि, देख सकते हैं आरएएस, आरटीएस, जेपीएससी सभी में आपका पूछा गया।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसमें से कौन सी आपकी जो स्मृति है वह प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति सबको याद होगा। नेक्स्ट आपका आदि काव्य, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य बार बार देखने को मिलता है कि आदि काव्य, ठीक है। तो आदि काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है? तो ये आपका रामायण को दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 पूछ रहा है कि प्राचीनतम पुराण है, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम आपका माना जाता है। नेक्स्ट आपका ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सबसे पवित्र नदी, देखा इसके पहले आपको पूछा गया था कि सबसे ज्यादा बार उपयोग तो वो आपका सिंधु था, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे पवित्र किसको माना जाता है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र आपका माना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आपकी आधारभूत इकाई इसमें से कौन सी है? तो आपको याद रखना है कुल या फिर कुटुंब सबसे आपकी आधारभूत इकाई होती है। नेक्स्ट 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो किसकी स्तुति में आपका 250 सूक्तों की जो है तो इंद्र के बारे में सबसे ज्यादा सूक्त देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 84 देख सकते हैं, पूछ रहा है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ये आपका अथर्ववेद को कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 यहां पर आप रीड कर सकते हैं, पूछ रहा है कि किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ठीक है, पूछ रहा है कि किसमें से जो है आपको किसको 3 बुराइयों में आपका शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में, किसमें आपका? मैत्रायणी संहिता में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 पूछ रहा है आपका कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में आपका किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये आपका प्रजापति। नेक्स्ट आपका 87 पूछ रहा है कि सुमेलित करना है, इसमें भी आपको क्या करना है? मिलान करना है कि कौन सा आपका सही मिलान है। पहला आपका पूछ रहा है कि राजस्व यज्ञ, तो राजस्व यज्ञ में आपको क्या देखने को मिलता है कि राजा जो था वो क्या करता था कि सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ करता था और यज्ञ करता था, ठीक है। तो इसमें आपका अपने सिंहासन के लिए यज्ञ करता था, उसी को बोला जाता था आपका राजस्व यज्ञ बोला जाता था। दूसरा अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि शक्ति को दर्शाता था, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु जाने वाला यज्ञ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? अश्वमेध यज्ञ कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था और घोड़ा जिस राज्य से गुजर जाता था वो राज्य किसका हो जाता था? राजा का हो जाता था। तो वही कारण की शक्ति बढ़ाने हेतु जानलेवा जो आपका जाने वाला यज्ञ होता था, ठीक है, शक्ति बढ़ाने वाला जो आपका यज्ञ होता था उसी को बोला जाता था अश्वमेध यज्ञ। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट पूछ रहा कि आपका वाजपेयी यज्ञ किससे रिलेटेड था? तो शौर्य प्रदर्शन या फिर प्रजा के मनोरंजनार्थ के लिए आपका जो भी यज्ञ होता था उसको वाजपेयी यज्ञ बोलते थे। अग्निष्टोम यज्ञ, ये आपका देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो आपका अग्नि को पशु बलि दिया जाता था, इसी को क्या बोलते थे कि ये आपका क्या होता था कि अग्निष्टोम यज्ञ इसको बोला जाता था। तो देख सकते हैं कि मींस ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मींस सभी आपका सही सुमेलित किया गया, सभी आपका सही इसमें मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 88, इसमें भी आपका मिलान ही है। देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि 2 सूची दिया गया है, ठीक है, उल्लिखित नाम और आधुनिक नाम कि पहले आपका क्या नाम था और अभी आपको इसका क्या नाम देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको एक नजर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है ये आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका पूछ रहा है कि इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो परुषड़ी देख सकते हैं, रावी, ठीक है, परुषड़ी आपका कौन सी हो जाती है? रावी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका आता है कौन सा? सतुद्री सतलज को नाम से ही पता चल रहा है। अस्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास, तो इसका भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 पूछ रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कितने संस्कार आपको देखने को मिलता है? तो 16 संस्कार होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस ये आपका भी हमने बताया स्टार्टिंग में कि विवाह के टाइप बताया है। विवाह के टाइप हमने बताया कि 8 तरीके के आपका विवाह देखने को मिलता है, ठीक है। कितने टाइप के? 8 तरीके का विवाह देखने को मिलता है। तो इसी में से आपका दिया गया है कि प्रथम 4 अभी और नीचे भी जो आपके बचे हुए 4 हैं उसी के बारे में आपका बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपका मिलान ही करना है, तो ये आपको याद रखना है। देख सकते हैं, पहला आपको पूछ रहा है कि ब्रह्म विवाह,
ब्रह्म विवाह किसको बोला जाता है? तो समान वर्ण या जाति का जब विवाह होता है कि मीन्स सेम गोत्र की आपकी समान वर्ण की लड़की भी है और लड़का भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म विवाह बोलते हैं। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह जो आपका पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? आपका दैव विवाह बोला जाता है कि मीन्स पारिश्रमिक में मिले हुए कन्या जो आपका उसके साथ विवाह होता है तो क्या होते हैं? दैव विवाह होता है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा पूछ रहा आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता है कि मीन्स पूछ रहा है कि कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, इसी को क्या बोलते थे? आर्ष विवाह। ये भी आपका सही है। चौथा पूछ रहा है कि प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रजापत्य विवाह बोलते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं चारों ही ऑप्शन आपका सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में आपका बचे हुए जो 4 विवाह हैं उसके बारे में आपका वर्णन किया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं पूछ रहा आपका कि पहला गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह अभी आपका बात कीजिए कि अभी गंधर्व विवाह क्या होता है? तो जो आपका लव मैरिज होता है इसी को क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह। तो ये आपको याद रखना सही है पहला। दूसरा आसुर विवाह। आसुर विवाह में कह रहा है कि कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, ये भी आपका सही है। तीसरा राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता है कि मीन्स जो आपका राजा को पराजित करके उन्हें उसकी कन्या का अपहरण करके किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? राक्षस विवाह। नेक्स्ट आता है आपका पैचास विवाह। पैचास विवाह में क्या कर रहा है कि मीन्स अगर कोई गर्ल है, लड़की है, वो गुमराह है, मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है, तो उससे शादी किया गया उसी को क्या बोलते हैं? पैचास विवाह बोलते हैं। तो इसमें भी आपका सभी ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 8 के 8 प्रकार के विवाह का आपका कहीं ना कहीं जिक्र होता है और ये आपका देखने को मिल ही जाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ये आप देख सकते हैं कि ऋण यानी कि कर्ज। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है वो 3 ऋण में आपका शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका मातृ। ठीक है, जो आपकी माता की जो ऋण होती है, ठीक है, ये आपका 3 ऋण में शामिल नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, मातृ ऋण इसमें आपका 3 ऋण में शामिल नहीं होते हैं। यानी कि 3 ऋण में आपको कौन कौन सा होता है? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये सभी शामिल है और मातृ ऋण इसमें आपका शामिल नहीं होता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृत है। ठीक है, मातृभांड से संस्कृत आपको कौन सा है? तो ये आपका गेरुवर्णी मातृभांड संस्कृत हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है ये भी आपका याद रखना है कि पीजीडब्ल्यू यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं चित्रित धूसर मातृ मृत भांड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पेंटिंग ग्रे वेयर, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में पेंटिंग ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृत भांड। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदवान। ठीक है, ऋग्वैदिक अगर आपको पूछे ऋग्वैदिक, ये आपका ऋग्वैदिक यानी कि वही 1500 से लेके आपका 1000 तक, 1500 से 1000 तक आपका कौन देखने को मिलता है? तो इसमें आपका यही देखने को मिलता है कि गेरुवर्णी मृदभांड देखने को मिलता है, यानी कि ओसीपी। और वहीं अगर उत्तर वैदिक में पूछता है यानी कि 1000 से लेकर आपका 600 में पूछता है, तो इसमें आपको कौन सा देखने को मिलता है? कौन सा आपका? तो पीजीडब्ल्यू मतलब क्या है आपका? चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड आपका देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि आपका इसी को क्या बोलते हैं? पेंटेड ग्रे वेयर भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देख सकते हैं, पूछ रहा है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि वही आपका पेंटेड ग्रे वेयर स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया? ठीक है, कि मींस हाल ही में आपका खुदाई के दौरान कौन सा इसमें से आपका पाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भगवानपुर। कहां पर पाया गया? भगवानपुर में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 96। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो विवाह सूक्त आपका पूछा है कि किसमें पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 आपको पूछ रहा है कि ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पता है कि गाय के लिए आपका प्रयोग किया जाता है कि वध नहीं करना है, तो ये आपको गाय को ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट भी आपका एक मिलान ही है। ठीक है, मिलाने के लिए आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मिलाने के लिए दिया गया है। पूछ रहा है कि इसमें आपका सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला आपका दिया गया कि देख सकते हैं आपका कि संग्रहित हित्री। ठीक है, संग्रहिती, तो ये आपका पूछ रहा है कि किससे इसका आपका मिलान करना है? तो पहला ऑप्शन तो आपका हो जाएगा कि कोषाध्यक्ष इनको बोला जाता है। संग्रहीकृति, इसको आपका संग्रहण करना, मतलब कोषाध्यक्ष उसी को पैसे का लेन देन। दूसरा आपका है कि भगदूद। ठीक है, तो भगदूत किसको बोला जाता है? कर संग्रहित करता। ठीक है, जो कर वसूलते थे उनको क्या बोला जाता था? भागदूत बोला जाता था।
नेक्स्ट है आपका कि छता या फिर छतरी किसको बोला जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहारी राज प्रसाद का सच्चक, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता था, छत या फिर छतरी बोला जाता था। नेक्स्ट है आपका अछवाप, अछवाप जो पांसे के खेल में राजा का सहायक होता था उसी को क्या बोलते थे, अछवाप बोलते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 पूछ रहा है कि ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन, ठीक है, प्राकृतिक संतुलन पूछ रहा है कि स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है, ठीक है, ऋतस्य गोप इसमें से किसको आपका जाना जाता है, तो ये आपका वरुण के लिए उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, ठीक है, जल या फिर समुद्र का देवता कौन थे, तो ये आपको याद रखना है वरुण, ठीक है, कौन, वरुण, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 101, 101, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101। इसमें भी आपका देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि 3 क्रमों में, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पूछ रहा है कि 3 क्रमों यानी कि पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, तो ये कौन थे, विष्णु, ठीक है, कौन थे, विष्णु, तो आपको याद रखना कि 3 पग में पूरी दुनिया उन्होंने नाप लिया था, तो ये विष्णु भगवान थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 102 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको पूछ रहा है कि सुमेलित करना है, इसमें आपको सुमेलित करना है, पूछ रहा है कि पूषण, ठीक है, तो पूषण किसको बोला जाता था, तो विवाह के देवता को क्या बोला जाता था, पूषण, ये आपको याद रखना है। रुद्र, पशुओं को देवता को क्या बोला जाता था, रुद्र बोला जाता था। घोष घी, जगत के पिता को क्या बोला जाता था, घोष घी बोला जाता था। अदिति, देवों की महान माता को क्या बोला जाता था, अदिति, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 103, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 पूछ रहा है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, वो किससे संबंधित है, आपका मनुस्मृति किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि समाज व्यवस्था से, किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट आपका गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना आपको किसने की थी, तो आपको याद रखना है विश्वामित्र, ठीक है, गायत्री मंत्र की स्थापना किसने की थी, तो आपका विश्वामित्र, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है विश्वामित्र। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 यहाँ पर देख सकते हैं, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, ठीक है, अवेस्ता और ऋग्वेद में आपको पूछ रहा है कि समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, अवेस्ता जो है आपका ये पूछ रहा है कि किस क्षेत्र से आपका संबंधित है, ठीक है, आपको पूछ रहा है कि ये किससे आपका संबंधित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान से, ठीक है, ये किससे संबंधित है आपका ईरान से। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 आपका देख सकते हैं, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, ऋग्वैदिक आर्यों की आपका लक्षण में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, तो वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, इसके पहले भी हमने देखा, क्योंकि लोहे की खोज आपका बाद में हुआ था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 आपको पूछ रहा है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध का सूचक है, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ साथ आपको पूछ रहा है कि आर्यों के साथ संबंध का सूचक इसमें से आपका कौन सा है, तो ये आपका कुभा क्रमु आपका देखने को मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 आपका पूछ रहा है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि दोनों आपको ऑप्शन को रीड करना है और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पहला कह रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ये भी सही है कि धर्म एक क्या होता है, आस्था होता है, लोगों का विश्वास होता है जो मानते हैं और पालन करते हैं। दूसरा पूछ रहा है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान या जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों से संचालित करता था, तो दोनों ही आपका सही है, ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199 आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, ठीक है, आर्यों का जो आपका आर्कटिक होम का सिद्धांत जो था इसका पक्ष इसमें से किसने लिया था, तो ये काफी लोगों को याद होगा कि बीजी तिलक जी ने, ठीक है, कौन, बीजी तिलक, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बीजी तिलक। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 110।
क्वेश्चन नंबर 110 आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आप जब मिलान करेंगे तो पहला का देख सकते हैं कुबा। ठीक है, तो कुबा आपका काबुल। ठीक है, ये आपका वैदिक नदी का नाम है और ये आपका आधुनिक नाम है। ठीक है, तो कुबा, रावी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको कौन सा? परुषड़ी। ठीक है, परुषड़ी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बी मिला है, यानी कि पहले का आपका दूसरा, यानी कि कुबा काबुल, कुबा काबुल। ठीक है, परुषड़ी, परुषड़ी में क्या आ जाता है आपका? रावी, रावी, परुषड़ी में आपका रावी। ठीक है, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक। और सतुद्री, सतुद्री सतलज, सतुद्री सतलज अगर आपको याद है, सतुद्री नाम से ही सतलज। ठीक है, तो भी आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 आपको पूछ रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ये क्वेश्चन तो सबको याद होगा, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028। कितने आपके? 1028। ठीक है, ये आपको याद होगा, 1028 सूक्त हैं कुल। कितने हैं वो? 1028। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 आपको पूछ रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म में प्रमुखतः था। ठीक है, पूर्व वैदिक जो आपके आर्य थे उनका धर्म जो था वो प्रमुखतः क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, कि प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ वगैरह करते थे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 113 पूछ रहा है कि पतंजलि कौन था? पतंजलि इसमें से आपका कौन था? ठीक है, तो पतंजलि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। कि पतंजलि क्या थे? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार थे। ठीक है, तो ये आपका सीडीएस में पूछा गया, 2015 में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 114 आपको पूछ रहा है कि शपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। ठीक है, तो इसमें से कौन से आपके संबंधित ऋषि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऋषि गौतम रघुगढ़। ठीक है, ऋषि गौतम रघुगढ़, इसका देख सकते हैं यूपी पीसीएस में आपका क्वेश्चन ये आपको पूछा गया, डायरेक्ट 2015 में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें आपका महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। 600 से लेकर देख सकते हैं कि 600 से लेकर आपका 325 ईस्वी तक, इसमें भी हम लोग 100+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको पता होगा, ठीक है, कि सब कुछ आपको याद होगा, तो इसमें हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमने बताया है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा हम लोग क्या क्या सॉल्व कर रहे हैं इसमें आपका। ठीक है, तो ये आपको अगर याद होगा तो इसमें हम लोग देखे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा जो लूसेंट का आपका जीएस है। ठीक है, जीएस मतलब अभी हम लोग हिस्ट्री का चालू किया है, और सेम इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, पूरा आपका जो लूसेंट है, ठीक है, पूरा लूसेंट में आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट का हम लोग लूसेंट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और लगभग 50,000 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि बार बार सभी एग्जाम में आपका रिपीटेटिव क्वेश्चन देखने को मिलता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसीलिए हमने बताया स्टार्टिंग में है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।